हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका हुआ था 18 नवंबर 2012 में। इसमें हम ओनली मैथमेटिक्स के सेक्शन को देखेंगे, उसके 30 प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दिया है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार कक्षा के इस प्रकार की चर्चा को हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। तो प्रतिशत हमारा क्या है, प्रकरण। प्रकरण टॉपिक को बोलते हैं, प्रतिशत पढ़ाना है टीचर को। ठीक है, तो उसमें चर्चा की गई, तो कक्षा के इस प्रकार की चर्चा को हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास, इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। कक्षा, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तो गलत ऑप्शन है हमारा। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, पैडागोजी में हमको ना पॉजिटिव वर्ड ढूंढने होते हैं, तो इसमें प्रोत्साहित है ना, और एक दूसरे के विचार, तो ये सब क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका हमारा पहला वाला ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित कार्य कौन सा है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, वर्ग पहेली, है ना, या फिर सर्वेक्षण आधारित परियोजना। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रश्नोत्तरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पियाजे का विश्वास था कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा। ठीक है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, या कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। क्योंकि जब बच्चों को हम सामूहिक रूप से बताएंगे और सामूहिक परिचर्चा का मौका देंगे, तो वो उससे थोड़ा जल्दी सीखते हैं, उनकी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा उमा कायक गतिक शिक्षार्थी है, उमा श्रव्य शिक्षार्थी है ना, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है और उमा चाक्षुष विद्यार्थी है। तो सम और विषम का नॉलेज नहीं है उसे, है ना, उसकी संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। तो 20 कंकड़ दिए है ना, यानी कि दो दो के जोड़े बनाने के लिए दिए उसको। तो जब दो दो के जोड़े बनाएंगे ना, सम संख्या कितनी होती है, 2 4 ऐसे ही, तो 6 8, तो वो उसको, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिया जाता है और 2 3 4 5 6 पूछा जाता है, ठीक है, कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर को उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो हमें बताना है ना, ऐसे दिया उसके पास 2 3 4 5 और 6। तो रूलर को उसने उठाया और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर था उसको टिक कर दिया। तो हमें बताना है कि उसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको रूलर दिया और उससे पूछा कि 5 सेंटीमीटर बताओ, तो उसने तो करेक्ट बता दिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें से ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये भी गलत दे रखा है। गलत ऑप्शन नंबर बी है, गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय है। ये भी गलत ऑप्शन है हमारा। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसने तो करेक्ट बता दिया कि ये हमारा 5 है यहाँ पे ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका उत्तर सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, HOTS पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो किस चीज़ की मांग करते हैं ये बताना है। एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्य नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। जो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल होते हैं वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन कितना लिखता कितना है वो 40,082 है ना। ऐसे 400 वो ऐसे लिखता है, पहले उसने 400 लिख दिया है ना, और 82 पढ़ तो वो सही रहा है कि 482 इतना होता है, ठीक है। उसको हम दिखा रहे हैं कि ये बताओ कितना है, तो उसने बता दिया कि 482। और अगर लिखने को बोल रहे हैं तो लिखो ऐसे रहा है 400, पहले 400 लिख रहा है और फिर 82, ठीक है। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसमें पहला ही, ठीक है। बच्चा ध्यान से सुन रहा है लेकिन उसको स्थानीय मान का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो ये नहीं पता है कि ये इकाई होता है हमारा, ये दहाई होता है ना, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000, इस तरह से है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ऐसे उसकी समझ नहीं है उसको ना स्थानीय मान की, तो इस वजह से वो ऐसा करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या सॉरी, अगला प्रश्न है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 4 को 2+2 अथवा 4 बराबर 1+3 आदि। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गुणनखंड तो ऐसा होता है 4 का 2 गुना 2, ये गुणनखंड होते हैं। और ये विभाजन बोलते हैं भाग करने को, है ना, डिवाइड करना, 1/2 1/3 इस तरह से। तो ये भी नहीं होगा। संक्रिय अवस्था, परिमाणात्मक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, है ना। क्योंकि शैलजा उदाहरण
शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ ना, तो वो क्या है, संक्रिय अवस्था में है अभी, संक्रिय अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है ना। तो प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ये छायांकित भाग है ये, इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है वर्ग सेंटीमीटर में। तो इसको देख लेंगे। सबसे पहले देख लो 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक बॉक्स हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का। और बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्स ऐसे हैं। और ये क्या है, एक स्क्वायर है, हमें पता है ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, 5 इधर से देखो 5 इधर से। तो पहले तो हम इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। क्या निकाल लेंगे, टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, क्योंकि 5 बॉक्स है, एक बॉक्स कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स कितने हो जाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे यहाँ पे इतना। और 5 ये हमारा ये हो जाएगा यहाँ तक। तो क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे इसका कितना आएगा हमारा, 25। तो अब हमें क्या करना है, टोटल हमारा कितना आया क्षेत्रफल, स्क्वायर का टोटल क्षेत्रफल आया हमारा 25। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल आया हमारा 25। तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे इस वाले को। इस वाले को देखो कैसे माइनस करेंगे, इस वाले को अलग अलग माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहला लेंगे हम 1 गुना 5। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2, ये देखो ये एक बॉक्स ये है ना, 2 3 4 5 बॉक्स है ना। तो ये कितना हो रहा है, 1 गुना 5 हो रहा है हमारे पास। तो पहले ये ले लेंगे, फिर प्लस इसमें ऐड करेंगे दूसरा 1/2, 1/2, 2 गुना 2। 2 गुना 2 क्यों कर रहे हैं, देखो एक ये है ना, 2 ये है हमारे पास और 2, और ये कितने हैं, ये आधे आधे, आधा ये और आधा ये, आधा आधा, आधे को हाफ बोलते हैं ना। तो 1/2, आधा इधर से और आधा इधर से। तो 1/2, 2 गुना 2, यानी कि 2 बॉक्स इधर से और 2 बॉक्स इधर से और उनका आधा। तो ये ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे ही 1/2 और 2 गुना 2। ठीक है, ये भी ऐसे ही, ये वाला हम इधर से लेंगे ना, ये देखो यहाँ से ये और ये। ठीक है, तो 2 ये इधर से, ये छायांकित है ना ये इतना। तो 1/2, 2 गुना 2, तो ये भी ले लिया हमने। फिर प्लस सबसे लास्ट में लेंगे 1/2 और 4 गुना 3। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 25 में से टोटल हमारा कितना है एरिया, 25। 25 में से ये सब माइनस कर देंगे ना, इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, और ये इधर का। देखो 4 गुना 3 क्यों लिया हमने, 4 गुना 3 इसलिए लिया हमने, है ना। ये तीन हमने लिया यहाँ से, ये 3 बॉक्स है ना, 1 2 3। ठीक है, और 4 बॉक्स हमने इधर से लिए, 1 2 3 और ये 4। तो 1/2, 4 गुना 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 माइनस, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5, और इसको 2 से 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा +2, प्लस ये भी 2 से 2 काट देंगे, ये भी 2, और प्लस ये काट देंगे यहाँ से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 25 माइनस, और इस इन सब को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 7 9 6 15। ठीक है, तो 25 में से 15 घटाएंगे हम, कितना आएगा हमारा, 10 बचेगा। तो 10 देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आयताकार कोई बॉक्स है हमारे पास, ये
इस तरह का, यानी कि को बोलते हैं हम घनाभ। ये क्या दिया हमारे पास, घनाभ। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि तीनों चीज़ दे रखी है हमें। 10 सेंटीमीटर हाइट भी दे रखी है, और इसका घनाभ का आयतन होता है हमारे पास, घनाभ का आयतन होता है हमारे पास, तो इनकी गुणा कर लेंगे, है ना। लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो कर लेंगे, कितना है 10 गुणा 8 गुणा 6। तो आयतन कितना जाएगा हमारा, 480, है ना। 6 48 10 480। तो ये आ गया हमारा घनाभ का आयतन। तो अब हमें किस में पैक करना है, जो जरूरी बॉक्स जो हो जाएगा ये 6240 इनमें पैक करना है। तो इससे भाग दे देंगे हम इसको, है ना। यहाँ पे करते हैं 6240, भाग दे देंगे 400, कितना है हमारा 80, 480 से। तो देखो, जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, ये 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब 12 से काट दूंगा, देखो 12 एकम नहीं, कितना कटेगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। फिर काटेंगे 2 से, ये 12 जाएगा, और ये काटेंगे, ये कितना आएगा, 2 एकम 2, तो पंजे 10, 12। ठीक है, फिर 12 से काटते हैं, अगर 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो 13 हमारा कितना आ जाएगा आंसर। तो कितना आ रहा है हमारा 13, यानी कि कितने बक्सों की आवश्यकता होगी हमें, ये 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2/3 में कितने 1/6 हैं। 2/3 में, तो ये वाला प्रश्न हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, है ना। मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, है ना। 2/3 में कितने 1/6 है, तो अगर मैं 3 1/6 लेता हूँ, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, देखो 1 2 3, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ रहा है हमें, कितना है, ये तो 2/3 पूछ रहे हैं कि कितने 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर बी लेता हूँ, है ना। बी में कितना करना है मुझे, 1/6, ये, है ना। बी में 4 दे रखे हैं, तो अगर मैं 4 को जोड़ता हूँ तो देखते हैं, 1 2 3 और 4, तो 4/6 4/6, और काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ रहा हमारा 2/3, यानी कि 2/3 में कितने हैं 1/6, 2/3 आ गया ना, ये वाला हमारा, ये आ गया 2/3 का मतलब है कि 2/3 में ये कितने हैं, ये हमारे 4 हैं। देखो 1 2 3 4, 1/6 1/6 1/6 और 1/6, यानी कि 2/3 में एक बटा कितने 1/6 हैं, 4 1/6 हैं। ये देखो, ये आ रहे हैं हमारे, है ना, ये 4 इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन से इस तरह के सवालों को हम ऑप्शन से करके देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक आधा, है ना, एक और आधा दर्जन, भाई एक दर्जन में 12 होते हैं और आधा दर्जन में 6 होते हैं, तो 18, तो इसका मतलब ये तो हमारा सही है। ये पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है पहला। तो दूसरा दिया हमारे पास, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। मिलीमीटर सबसे नीचे होता है हमारा, अगर हम देखते हैं ना, मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटी, और फिर मिली। तो मिलीमीटर में सेंटीमीटर पूछ रहे हैं ये, है ना। देखो मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर में मैं सेंटीमीटर पूछ रहा हूँ, ऊपर जाएंगे तो उसको क्या करते हैं हम, 1/10 से
भाग देते हैं तो 0.1 हमारा आंसर आएगा, है ना। अगर हम पूछ रहे हैं कि मिलीमीटर में सेंटीमीटर बताओ, अगर सेंटीमीटर में मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं कितने, 10। और अगर मैं, ये होते हैं हमारे मिलीमीटर, और अगर हम मिलीमीटर पूछ रहे हैं, ठीक है, मिलीमीटर में सेंटीमीटर बताओ तो क्या हो जाएगा, 1/10। तो ये हमारा आएगा 0.1, यानी कि ये भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा दिया है हमारे पास, ये इसमें हमें बताना है कि जो सही नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन देखो, 3 लीटर, 3 लीटर और 30 मिलीलीटर में कितने होते हैं, 330 मिलीलीटर होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ना ये सही नहीं है, मतलब ये गलत दे रखा है। इसमें इसमें 3 लीटर में देखो, लीटर हमारा यहाँ का होता है, यहाँ पे लीटर है, तो 1, 2 और 3, यानी कि 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो ये कितने होंगे, 1000, यानी कि 3 लीटर में कितने होंगे, 3000, और 3000 में 30 जोड़ दो। तो अगर ये बोलते कि 3 लीटर और 30 मिलीलीटर तो इतने होते हैं, अगर ऐसा होता यहाँ पे ना 330 की जगह 3030 मिलीलीटर होता तो ये हमारा करेक्ट होता, लेकिन वो कह रहे कि कौन सा सही नहीं है, तो ये इन्होंने गलत दे रखा है। 330 मिलीलीटर इतना नहीं होता, इसमें कितने होते हैं हमारे, 3030 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी दिन किसी दिन 6:14 है ना, सुबह का टाइम दिया है 6:14 AM, और 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। तो घंटों और मिनटों की संख्या हमें बतानी है। देखो 6:14 से, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे ऐसे, 6:14, ठीक है, AM से 6:14 तक, ठीक है ना। 6 से 6 तक देख लेंगे हम पहले, 6 से 6 तक कितने हो जाएंगे हमारे, 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे। फिर देख लेंगे हम 6:14 से कितना, 7:14 तक देख लेंगे, 8 तक जाना है ना हमें। तो 6 से 7 तक फिर 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा ये हो गया हमारा। फिर हम देख लेंगे 7:14 से, देखो 7:14 से कितना, अब हम 8 बजे तक देख लेंगे, ठीक, 8 बजे तक। तो 8 बजे तक कितने हो गए ये हमारे, 1 घंटे में से ये 14 मिनट घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40 मिनट। तो 40 मिनट ये आ गया हमारा, ठीक है। और अब कितना बचा हमारा, 8 बजे से देखो 2 बच रहा है हमारा, है ना। ये 8 यहाँ ले लूँगा मैं, ठीक है। अब 8 से 8, 2 तक, तो कितनी है, 2 मिनट ही है हमारी, ठीक है। तो इन सब को क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि कितने घंटों और कितने मिनटों, कितने मिनट हैं इसमें, इतने से इतने टाइम में ना। तो देखो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, तो हो जाएंगे हमारे पास घंटे, 13 घंटे, और 40 और 2, ये हो जाएंगे हमारे पास 48, क्या हो जाएंगे, मिनट, ठीक है। तो 13 घंटे और 48 मिनट देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 13 घंटे और 48 मिनट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 44। ये है कि ये संख्या दे रखी है 1,21,012, ठीक है। इसको 12 से भाग करने पर शेषफल बताना है हमें। क्या बताना है, शेषफल। तो वही भाग दे दो, है ना, 12 से भाग देंगे हम, 12, 10, 12, ठीक है। तो देखो भाग देते हैं जैसे ऐसे ही, है ना, 12 एकम, ये 12, फिर घटाएंगे तो ये 0। अब देखो यहाँ से 1
है ना, ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ से 1 लूँगा मैं, 1 यहाँ से नीचे आएगा और फिर अब पहाड़ा हमारा नहीं जा रहा है ना, तो पहाड़ा ना जाने की हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, शेषफल बताना है हमें, जो बाद में लास्ट में शेषफल बचेगा। तो पहाड़ा ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से उतारा मैंने 0। अब देखो फिर पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो फिर पहाड़ा ना जाने की एक बार फिर और 0 लगाएंगे। ठीक है, और फिर ऊपर से उतारूंगा मैं 1। तो अब क्या होगा, अब ये 101 हो गया। अब पहाड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो 8 बार चलाएंगे, 12 अट्ठे 96। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 2, है ना, कितना आएगा, 52। ठीक है, तो अब फिर गुणा करेंगे, 12 चौक 48। तो कितना बचेगा हमारा, 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, 4 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। देखो, समकोण जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये कह रहे हैं कि 4 और 1/3, तो पहले 4 समकोण में निकाल लेंगे। तो 4 समकोण समकोण 90 का है हमारे पास। तो 4 समकोण में कितने डिग्री होगी हमारे, 9 चौक 36, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 1/3, 4 और, है ना, 4 का तो निकाल लिया हमने। ये कह रहे हैं कि 1/3 का भी बताओ। तो 1/3 यानी कि 90 गुणा 1/3। तो इसका निकाल लेंगे, कितना होगा, 3 तिया 9, गुणा करेंगे तो 30 डिग्री ये आएगा हमारा। अब ये कह रहे हैं कि डिग्रियों की संख्या बताओ तो टोटल कितनी है। तो 360 में, है ना, 30 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा आंसर 390। तो 390 देख लो, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यताओं को हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को संवृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों, ठीक है, यानी कि पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित संख्याएं लिखती हैं और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इनके उत्तर लिखें। ठीक है, इस तरह से लिखती हैं बोर्ड पे और कहती हैं कि वे इनके उत्तर लिखें। तो वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से, ये जो उसने सेट बनाया है, ठीक है, टीचर ने जो सेट बनाया है, तो इसके माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि जब एक भाजक की 10 से घटत होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाएं या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा इसमें। ठीक है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है, ये भी गलत है। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है तो दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है, ये भी ऑप्शन। तो उस इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 की विद्यार्थी समस्या, ठीक है, कोई कक्षा 5 के स्टूडेंट है, उसके पास क्या है, समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे। भाई 1/2 भाग 1/3, इसको तो वो हल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन वे इस समस्या का हल हल नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, कि कौन सी समस्या का, ये जो इन्होंने दे रखी है इसमें ना इन्वर्टेड कॉमास में, कि आधे केक में, ठीक, मौखिक रूप से बोल रहे हैं। अगर उनको मौखिक रूप से बताएं कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े होते हैं तो उसको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर
टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया कि 1/2 भाग 1/3 बताओ, तो उसका तो आंसर दे पा रहे हैं वो, लेकिन मौखिक रूप से नहीं बता पा रहे कि आधे केक में कितने 1/3 के केक के टुकड़े हैं। तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। तो ये तो गलत ऑप्शन है हमारा, ठीक है। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भिन्न उन बच्चों को पढ़ाई गई हैं वो बिना संदर्भीकरण और बिना भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं, ठीक है। उनको केवल अंकगणितीय ज्ञान दिया गया है, उन्हें मौखिक रूप से नहीं बताया गया है, ठीक है। अगर मौखिक रूप से बताया गया होता तो वे आसानी से बता देते इसको ना, कि भाई 3/2 होता है ना, यानी कि 1.5 होता है, ठीक है। 1.5 आधे केक में कितने होते हैं, 1.5 होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा भाषा सहायता पढ़ाई गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 48। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला चरण है हमारे पास स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति होना। चरण 2 है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना, ठीक है। स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। तो इसमें बताना है कि इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास, यानी कि इन ऑप्शनों में से किसका विकास कर रहा है शिक्षक, ठीक है, इन चरणों के माध्यम से। तो ये देखो सबसे पहला दिया हमारा व्यवस्था की समझ। तो ये देखो व्यवस्था संकल्पना को समझाना चाह रहा है वो इस चरण के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी या डी इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है कोई सा, ठीक है। तो पहला तो क्या करना है, व्यवस्था की समझ, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर यह प्रदर्शित करने की छोटी संकल्पना, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है। फिर क्या करें, परिकलन करना सिखा रहे हैं वो, ठीक है, परिकलन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या कर रहे हैं, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना सिखा रहे हैं, तो बाद में संक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 है हमारे पास, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी कौन से स्तर पर हैं ये बताना है। विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं या अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, निगमन स्तर पर हैं या चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, वो विश्लेषण कर पा रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी जब किसी भी आकृति को बनाते हैं उसे सही तरीके से मापते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो वैन हीले के, इसका मतलब है कि विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, ठीक है, विकर्णों का प्रयोग आदि। तो शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, ठीक, चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए वो कह रही है, तो शिक्षिका का इसमें क्या उद्देश्य है ये बताना है हमें। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ठीक है। अगला है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ, देखो कंठस्थ तो करना है ना, ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यही लग रहा है मुझे। बाद के ऑप्शन देख लेते हैं। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में
विद्यार्थियों की सहायता करना, तो ये भी गलत है क्योंकि विभिन्न परिभाषाओं के बारे में थोड़ा ही, वो तो चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कह रही है उनको। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कह रही है वो टीचर उनको। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझना, यानी कि अलग अलग तरीकों से जब वो चतुर्भुज को समझेंगे कि भाई ये भी हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, ये भी चतुर्भुज होता है, ये आयत है, ये भी चतुर्भुज होता है। ठीक है, और इस तरह से भी हम चतुर्भुज बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से जब वो समझेंगे, ठीक है, तो इसके समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है। सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकते हैं, रेखा का नाम बता सकता है। परिशुद्ध रूप से परिशुद्ध रूप से सेमी यानी कि सेंटीमीटर है ना, और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंड का अंतर कर सकता है, बिंदु को चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। ये तो हमारी बड़ी कक्षाओं में होता है। ठीक है, और ये भी हमारी बड़ी कक्षाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी ना, इंच और रेखाखंड में माप सकता है ना, सेंटीमीटर और इंच। ये बिंदु और रेखा का चैप्टर है कक्षा 4 में, तो हम खाली बिंदु ये बताएंगे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड। और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, किरण, है ना। और अगर हमने इस तरह से दिया तो ये हमारी रेखा है, और अगर हमने यहाँ पे दो बिंदु बना दिए तो ये रेखाखंड हो जाएगा। तो इस कक्षा 4 में इस चैप्टर को पढ़ाने से क्या होगा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कक्षा 4 में इसको बस हम इतना ही बता सकते हैं कि ये रेखा है और ये किरण है और ये रेखाखंड है, तो इन चीज़ों की पहचान कर सकता है बस वो ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे, ठीक है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वर्गाकार दिया है हमें ना, वर्गाकार का कमरा है, वर्ग इस तरह से होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये इस तरह से, तो कितनी दे रखी है उसकी, 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर होगी, चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे पहले इसका। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, यानी कि ए स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है हमारी, 10, तो इसका निकाल लेंगे 10 स्क्वायर यानी कि 100 मीटर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। और ये कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे कह रहे हैं ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, पहले मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को गुणा कर देंगे 1 बटा कितने से, 100 से, यानी कि आ जाएगा हमारा 50/100। तो 0 से 0 काट देंगे, आंसर आएगा हमारा 1, है ना। ये आएगा हमारा 0.5 मीटर। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया 0.5 मीटर। अब देखो टाइल, आवश्यकता कितनी टाइलों की होगी हमें, है ना, 100 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
वर्गाकार पहले क्या करेंगे, टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, पहले टाइल का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। तो टाइल की कितनी आई हमारी लंबाई, कितनी आई भाई, ये भी तो है ना, इसकी ये टाइल है और इतने में लगानी है, ऐसे ही तो लगाएंगे उनके छोटे छोटे टुकड़ों में करके, इस तरह से ये टाइल है। तो एक टाइल हमारी कितनी है, 0.5 की आ रही है ना। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, टाइल का क्षेत्रफल, पहले टाइल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यानी कि ए स्क्वायर, ए कितना है हमारे पास में, 0.5 आया है, तो 0.5 का स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, पंजे पंजे 25, एक के दो के बाद दशमलव है, तो ये यहाँ पे आएगा 0.25 मीटर। ठीक है, तो टाइल का क्षेत्रफल ये आया हमारे पास, और इसका कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 100, कमरे का क्षेत्रफल 100, और टाइल का आया हमारा 0.25। तो हम क्या करेंगे, इस कमरे के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे किससे, टाइल के क्षेत्रफल से। तो हमारे क्या होगी, जितनी टाइलों की आवश्यकता होगी वो निकल जाएंगी। तो भाग देंगे 25 से, 25 चौका 100। ठीक है, और देखो दशमलव जब मैं हटाऊंगा यहाँ से तो ऊपर जाएगा मेरा 100, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटाना है मुझे। तो ऐसे ही तो करते हैं, दशमलव के नीचे एक, और ये तो ये 100 हमारा कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये दशमलव हट जाएगी फिर हमारी। तो कितना आएगा, 100 को 4 से गुणा करेंगे, है ना, 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400 हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। ठीक है, संतरे का मूल्य कितना दिया हुआ है, 2.5 रुपये। ठीक है, 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन, यानी कि 3.5 कितना होता है, 3 से ही 1/2। ठीक है, 3.5 दर्जन का मूल्य कितना होगा, तो 1 दर्जन, हाँ यहाँ निकालेंगे, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, और 3.5 में कितने होंगे, 3 से ही 1/2 दर्जन में कितना हो गया, 12 से गुणा कर देंगे किसको, ये 3 से ही 1/2 को। तो 12 गुणा इसको करेंगे, 2 तिया 6 एक 7/2, है ना, 2 तिया 6 7/2, 2 से काट देंगे, 2 × 6 = 12, और 6 × 7 कितना आ जाएगा हमारा, 42। ठीक है, 3.5 दर्जन में कितने केले होंगे हमारे, 42। तो 42 केलों का मूल्य पूछ रहा है वो। ठीक, एक एक संतरे सॉरी संतरे का, 42 संतरों का मूल्य पूछ रहा है। एक संतरों का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये, तो 42 का कितना होगा, तो 42 गुणा कर देंगे हम 2.5। ठीक है, तो गुणा करेंगे हम इसको 25 दूनी 50, 501, तो 105 रुपये ऐसा आएगा हमारा, कितना आएगा, 105 रुपये। तो 105 रुपये देख लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक चॉकलेट, है ना, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, मंजू ने इसका 1/4 भाग खाया। ठीक है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, किसका, इसका, एक चॉकलेट का 12 बराबर भाग है। ठीक है, तो अंजू को दिया, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लो इसमें कितना है, चॉकलेट कितनी है, एक ही तो चॉकलेट है उसके पास, तो एक चॉकलेट है, तो एक में से माइनस करेंगे हम, है ना, एक में से माइनस किसको करेंगे, पहले ये ले लेंगे, 1/4 भाग अंजू को दे दिया उसने, 1/4 यानी कि 1/4 दे दिया उसने अंजू को। अब किसका, अब 1/3 भाग उसने किसको दे दिया, सुजाता को। तो ये भी इसमें से माइनस करना है, 1/3 भाग दे दिया उसने सुजाता को, और प्लस फिर क्या किया, 1/6 भाग उसने फिजा को दे दिया। ठीक है, 1/6 भाग यानी कि 1/6 भाग उसने किसको दे दिया, फिजा को दे दिया। अब मंजू के पास
चॉकलेट के कितने भाग, चॉकलेट के बचे भाग हैं। तो एक में से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे इसमें, देखो इसका हर बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 12 है ना। ये 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 से गुणा, तो कितना आएगा यहाँ 3, और यहाँ 3 चौक 12, तो यहाँ पे भी 4, तो प्लस 4, और यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा, प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस में आएगा 4 3 7 2 9/12। ठीक है, तो देखो इसमें से अब मैं घटाऊंगा इसको, यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, 1 - 9/12। अब इसमें से घटाएंगे तो 12 एकम 12 में से 9 घटा देंगे, ये हो जाएगा 12 - 9, तो ये आएगा हमारा 3/12। तो 3/12 तो यानी कि 1/4। ठीक, 3 एकम 3, ये तो कितना है हमारा 1/4। तो मंजू के पास कितना बचा भाग, 1/4 भाग कितना है, ये किसका है, ये अभी मंजू का भाग आया है 1/4 भाग। तो वो कह रहे हैं कि 12 बराबर भाग करने थे उनको, तो 1/4 को क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो काट देंगे, 4 तिया 12। तो आंसर हमारा इसका कितना आएगा, 3। 3 देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। ठीक है, तो 100 के गुणनखंड देख लो, 100 को लिखेंगे यहाँ पे और गुणनखंड निकालेंगे इसके, या ऐसे निकाल लो गुणनखंड, यहाँ से कितने होंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये 5 5। तो गुणनखंड कितने आए, 2 × 2 × 5 × 5। अब इनका योगफल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सभी गुणनखंडों का योगफल, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास ए पी प्लस 1 - 1 और बटा a - 1 गुणा बी क्यू प्लस 1 - 1 और बटा b - 1। तो देखो यहाँ से अभी हमारे पास कितना है, ए कितना है 2, पी, इनको अलग अलग ले लेंगे ना, 2 पी कितना है 2, और फिर बी 5 और क्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 की घात 3 -1/2 गुणा 5 की घात 3 -1/5 -1। कितना जाएगा हमारे पास, जाएगा हमारे पास 7 है ना, 2 दूनी 4 या 12। ठीक है, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा तो 7 बचेंगे, 7/2 गुणा 5 5 25 25 या 75, 25 बने 125, 125 में से ये 5 का घन कितना आएगा 125, 5 5 25 और 25 पंजे 125, 125 में से एक जाएगा तो 124 और बटा कितना 4। तो कितना आएगा हमारा, तो उसे इसको काट देंगे, काट देंगे, तो उसे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और ये कितना बचेगा, नहीं, 124 आएगा हमारा 7 × 31। तो आंसर आएगा हमारा 217। तो 217 देख लो, हमारा 217 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
ठीक है, काटेंगे ना इसको हम। 4 दिया 12, 4 एकम 4, नहीं 7 बटा ये 1 था हमारा, 1 ये, ठीक है, ये 7/1। ये कितना था यहाँ पे, 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब ये काट देंगे, यहाँ से इतना आएगा ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 2 - 1 था ना, A - B। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारे पास, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज के बराबर है। ठीक है, अब देखो 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जो 12 के भी पहाड़े में आती हो और 16 के में पहाड़े में आती हो, ऐसी संख्या देखनी है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 12 और 16 दोनों में आनी चाहिए वो। ठीक है, तो देखो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, तो ऐसी संख्या कौन सी है हमारी, 48 है। ठीक है, तो एक तो ये होगी 48, और 10 और 12 का पूछ रहे हैं, 10 और 15, 10 और 15, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो एक संख्या ये है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, है ना। इनका गुणा पूछ रहे हैं ना, यो इनका गुणा, तो इनकी गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 48 और 30, तो 0 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 1440 हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, दो वर्गों ठीक है, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। ठीक है, तो देखो दो वर्ग दे रखे हैं हमारे पास, है ना, परिमाप दिया है। एक का कितना है 12 सेंटीमीटर, और दूसरे का कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो इनका क्या करेंगे हम, अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि 12 इसका क्षेत्रफल, ये 12 का वर्ग भाग छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ये भुजाई दे रखी है ना, परिमाप दे रखा है ना। तो 12 का और 24 का वर्ग, तो 12 का कितना आएगा 144, 12 का वर्ग हमारा होता है 144, 24 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576। तो 144/576, देख लो काट के हमारा कितना आएगा, 1/4 आएगा। यानी कि बड़ा वर्ग कितना है, 4 गुना है ना, 1/4 है ना। तो यानी कि 4 गुना इससे कितना है, ये 1:4 आ रहा है ना हमारा। तो अगर बड़े का 1 है तो ये 4 गुना ज़्यादा है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास गुणनफल ये। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो, है ना। इन संख्याओं का गुणा में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, मान लो कि x जोड़ दें, माना x जोड़ा जाए। ठीक है, इसके गुणनफल में किसके 140 गुणा 101, कितना जोड़ेंगे हम इसमें, मान लो x जोड़ रहे हैं, तो कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें 14,414। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे हम 140 और इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 14,140, और कितना जोड़ रहे हैं इसमें x, तो कितना आएगा 14,414। तो x बराबर 14,414
414, 414 को इधर लेके माइनस कर देंगे, 14,140। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 और 7, तो 274 हमारा आंसर आएगा। 274 देख लो, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।